नमस्ते आप सभी लोगों को। मेरी आवाज़ जा रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक पुनः नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं। आइए आज का प्रश्न देखते हैं। देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि जल शक्ति मिशन की प्रमुख विशेषताओं एवं उसके महत्व की चर्चा करिए। जल शक्ति मिशन की प्रमुख विशेषताओं और उसके महत्व की चर्चा कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आपके सिलेबस में ये सीधे सीधे दिया गया है, जल शक्ति मिशन या जल शक्ति अभियान। तो इसको आप यहाँ देख लीजिए और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसकी आने की इस बार बहुत संभावना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक छोटा सा आप इंट्रो दे दीजिए पहले, जैसे हर प्रश्न में आप देते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा, देखिए ये केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार द्वारा देश में बढ़ते जल संकट को देखते हुए भूजल संरक्षण एवं वर्षा जल संरक्षण, मतलब इसके तहत क्या है कि भूजल संरक्षण की मतलब जमीन में जो जल है उसके, जमीन के अंदर जो जल है उसके संरक्षण की बात हो रही है। और वर्षा जल संरक्षण, जो वर्षा के द्वारा जो जल है उसके संरक्षण की बात की गई है। वर्ष 2009 में इसकी शुरुआत की गई। मतलब किसके द्वारा शुरू की गई? केंद्र सरकार द्वारा। कब शुरू की गई? 2019 में। और इसमें होगा क्या? तो भूजल संरक्षण और वर्षा जल संरक्षण की बात कही गई है। तो ये आप दे देंगे पहले पॉइंट में, एक बहुत ही छोटा और संक्षिप्त इंट्रो। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि चूंकि कह रहा ना कि प्रमुख विशेषताओं एवं उसके महत्व की चर्चा करना है, तो पहले प्रमुख विशेषताओं को देखिए क्या है। इंट्रो आपने बहुत छोटा सा दे दिया है और ऐसे ही मुख्य परीक्षा में लिखना है, मतलब इतना इंट्रो बहुत है। इंट्रो जो है वो प्रश्न के अकॉर्डिंग हो, मतलब ऐसा भी ना हो कि जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उससे बियॉन्ड आप भूमिका बना दीजिए। तो भूमिका और निष्कर्ष पे विशेष ध्यान देना है कि ये सदैव जो है वो प्रश्न के अनुरूप ही हो। तो दूसरा क्या है? जल शक्ति मिशन की विशेषताएं। यह मिशन अभी तक 3 चरणों में आयोजित हो चुका है। मतलब इसके 3 चरण अभी तक जो हुए हैं वो हो चुके हैं, आप उनका उल्लेख कर दें। प्रथम चरण जो है वो 2019 में, क्योंकि इसका प्रारंभ भी वही हुआ था 2019 में, तो वो आप दिखा रहे हैं। द्वितीय चरण 2021 में और तृतीय चरण जो है वो 2022 में। तो आप जो है यहाँ तीनों चरणों का उल्लेख कर दें कि 2019, 2021, 2022। अब इनके द्वारा किया क्या गया है आगे देखिए, इसमें क्या है। प्रत्येक चरण से अगले चरण में इस अभियान का दायरा बढ़ता गया है। प्रत्येक चरण से अगले चरण में इस अभियान का दायरा बढ़ता गया है। अब जैसे 2019 में, 2019 जो इसका पहला चरण है, इसके तहत 256 जिले, जो भारत में जिले हैं तो उसमें 256 जिले। तो 2022 में तृतीय चरण तक आते आते देश के सभी जिलों को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। मतलब जो प्रथम चरण है वो केवल चुनिंदा 256 जिलों को उसके तहत शामिल किया गया, लेकिन बाद में क्या है कि वो जो है तृतीय चरण तक आते आते जितने भी जिले हैं इसके अंतर्गत शामिल कर लिए गए हैं। तो ये आप दिखा देंगे। फिर ये पीटी के लिए है, बहुत बार पूछ लेता है, आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। मेंस में यदि नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं। आप दिखा दीजिए कि इस अभियान की टैगलाइन क्या है। तो कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है। तो आप अगर याद रहेगा तो लिख दीजिएगा, बढ़िया ही है। खैर ये पीटी का फैक्ट्स है, क्योंकि मुख्य परीक्षा पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा पीटी भी जान लीजिए। फिर अगला जो है, इसमें 7 घटक हैं। जल शक्ति मिशन के तहत जो 7 घटक हैं उनकी चर्चा करनी है। उसमें जो सबसे पहले है कि समस्त पारंपरिक जल स्रोतों की गणना एवं जियो टैगिंग। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि जितने भी पारंपरिक जल स्रोत हैं
उनकी गणना करनी है और उनकी जियो टैगिंग करनी है। तो पहला पॉइंट आप ये जाएंगे। दूसरा है कि पुराने जलाशयों का जीर्णोद्धार। मतलब इसमें ये है कि जो पुराने जलाशय हैं वो यदि जर्जर स्थिति में है तो उनको जो है उनको मेंटेन करना, उसकी गहराई को और खोद के उसको और गहरा बनाना, मतलब एक तरीके से उसको जो है उसका जीर्णोद्धार करना, उसमें दिखाना है। फिर जो है वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण, जो इसका मुख्य लक्ष्य है कि मतलब वर्षा जल और वर्षा जल एवं जल संरक्षण, मतलब भूजल संरक्षण, तो उसके लिए प्रयास किया गया है। ये तीसरा पॉइंट आप दिखा दीजिए। फिर सॉरी आगे देखें। सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों का गठन, जल शक्ति केंद्रों का गठन। और ये जो केंद्र है एक तरीके से जो इससे संबंधित जो कार्यों का जो संचालन होगा इन्हीं केंद्रों के माध्यम से होगा। यही जियो टैगिंग करेंगी, यही जीर्णोद्धार का काम करवाएंगी। तो मतलब हर जिले में एक ऐसी बॉडी बनाई जा रही है कि जो जिले के अंतर्गत इस दिशा में प्रयास करेंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक तरीके से पहल है सरकार का कि मतलब सभी जिलों में एक जल शक्ति केंद्र का गठन किया गया है। और इसी से जो है वो इसमें जो है वो दक्षता बढ़ेगी, क्योंकि जिले स्तर पे ही इसमें मॉनिटर की जाएगी। मतलब जिले स्तर के ही लोग जो हैं वो मॉनिटर करेंगे। और एक जिले पे बैठ करके जिले के अंतर्गत जो है मॉनिटर करना वो आसान है, वो किया जा सकता है। तो वही है। फिर जो है इसमें क्या कह रहा है कि जन जागरूकता बढ़ाना। जैसा कि ये सब जो भी ऐसी क्रियाएं होती हैं जैसे जल संरक्षण हुआ या भूमि की उर्वरता को मतलब बढ़ाने के लिए, तो ये सब ऐसी चीजें हैं कि अगर यहाँ जन भागीदारी नहीं है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, तो ये सब कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि अगर वहाँ लोग नहीं भागीदार कर रहे हैं, लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो उसके सफलता का दर वो कभी भी 100% नहीं हो सकता। मतलब वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकता केवल सरकार के भरोसे। तो वही इसमें प्रयास किया जा रहा है कि सरकार तो जो प्रयास कर रही है वो कर ही रही है, लेकिन जन जागरूकता को बढ़ाने का कि मतलब जल कितना उपयोगी है, कि भाई जल है तो कल है। तो यदि कल को सुरक्षित रखना है तो आज हम अपने जो जल को है वो संरक्षण करें, उनको संरक्षित करें। तो उसी के तहत जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो बहुत ही जरूरी है इस दिशा में। फिर जो है अगला हमारा है सघन वनीकरण। आप सभी जानते हैं कि यदि वन की जो क्षेत्रफल है वन घट रहा है तो उससे वर्षा प्रभावित होती है। और अगर अच्छा वनावरण है तो वो न केवल भूजल को जो है वो मेंटेन करता है, बाकी अतिरिक्त वर्षा कराने में सहायक होता है। तो इसके तहत जो अगला प्रयास है सघन वनीकरण का। और फिर जो लास्ट है वो जल विभाजक का विकास करना। तो इसके जो 7 पॉइंट हैं वो आप दिखा दीजिए और इसको जरूर दिखाइए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी है, मतलब इम्पोर्टेंट है और इसको दिखाना ही होगा। तो आप रट लीजिए। अगर हालांकि लिंक्ड है सभी में, अगर नहीं सब याद होगा तो एक बार थोड़ा रटने का प्रयास करिएगा, हो जाएगा। ये जरूर दिखाइएगा। फिर जल शक्ति मिशन के तृतीय चरण में 3 नई गतिविधियों को शामिल किया गया है। जैसा कि मैंने कहा है कि इसके 3 चरण हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय। तृतीय चरण जो है वो 2022 में आया, तो उसमें 3 गतिविधियों को जो शामिल किया गया है उसको दिखाइए। तो जो सबसे पहला है अमृत सरोवर का विकास। आप एक देख रहे हो कि अमृत सरोवर मिशन जो है प्रत्येक जिले में अमृत सरोवर का निर्माण कराया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में रामपुर में जो पहला किया गया, तो ये उसी की चर्चा है। और ये जल शक्ति मिशन के तृतीय चरण में ही ये कॉन्सेप्ट आया है। तो इसको दिखा दीजिए। फिर स्प्रिंग सेट प्रबंधन है इसमें, ये दिखा दीजिए। और फिर जल ग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण एवं विकास। मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो जल ग्रहण क्षेत्र हैं जैसे तालाब हैं, पोखर है, झील है, जो छोटी मोटी नदियां हैं, तो उनके संरक्षण और विकास के लिए इसमें प्रयास किया जा रहा है। यही जो 3 प्रयास हैं ये आप 2022 के तहत जो जल शक्ति मिशन है उसको दिखाना है। फिर आगे इसमें एक छोटा सा निष्कर्ष दे दीजिए। हाँ, अब आगे देखिए कि इस मिशन के तहत सरकारी प्रयास के साथ साथ जन सहभागिता पर भी विशेष बल दिया गया है। इसके लिए तो मैंने पहले ही आपको बता ही दिया है कि जन जागरूकता
बिना जन भागीदारी के इस तरह की परियोजनाएं जो हैं वो सफल नहीं हो सकती हैं, तो वो तो मैंने बता दिया है। अब चूंकि प्रश्न का जो दूसरा पक्ष है वो क्या कहता है कि जल शक्ति मिशन का महत्व क्या है। भाई आप इतना प्रयास कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है, तो वही आपको दिखाना है कि भूमिगत जल स्तर में सुधार एवं भूमि पर स्थित जल में वृद्धि, जैसे झील तालाब। मतलब वही है कि जो वर्षा से जो जल आ रहा है उसको इस तरीके से स्टोर करने का प्रयास, और जो भूमि के अंदर जो हमारे जल हैं उनके संरक्षण की बात की जा रही है। तो इसके महत्व में जाएगा पहला पॉइंट। फिर सूखे की समस्या पर नियंत्रण, बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष उपयोगी। जैसे आप देख रहे होंगे कि तो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो तो बहुत ही सूखाग्रस्त है, और कमोवेश भारत की ही ये स्थिति है कि मानसून के समय में यहाँ उत्तर भारत में तो खूब बाढ़ आ जाता है और बाकी समय में सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जैसे इसी बार जो है वो एल नीनो की वजह से जो समस्याएं निकल के आ रही, लग रहा है कि सूखा पड़ जाएगा। तो अगर जो धरातल पे जल है या भूमि के अंदर जो जल है यदि उसकी पर्याप्त मात्रा में हम स्टोर कर लें तो इस सूखे की समस्या से आसानी से निपट सकते हैं। तो वही इसके तहत प्रयास किया जा रहा है और ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये दिखा दीजिए। अब इसी से जुड़ा हुआ जो अगला महत्वपूर्ण है कि यदि भाई जल रहेगा, तो जल है तो वो कृषि के बढ़ाने में सहायक है। देखिए रटना कुछ नहीं है, ऐसे ही लिंक होता है कि जल से क्या होगा, कृषि, फिर आप मत्स्य पालन कर सकते हैं, पशुपालन में वृद्धि, क्योंकि अब पानी सहजता से उपलब्ध होने लगा है। मतलब यदि जल की स्थिति अच्छी है तो ना केवल हमको पीने का पानी मिलेगा, साथ ही साथ खाने के लिए खाना, मत्स्य जो नीली क्रांति है उसकी उसके भी विकास में बल मिलेगा, और साथ ही साथ जो पशुपालन है, क्योंकि पशुओं के लिए भी भाई पशुपालन है तो पानी की जरूरत है, तो ये सारी गतिविधियां एक साथ बढ़ाई जा सकती हैं। और इसके द्वारा अनियोजित जल भराव पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। आप देखते होंगे कि कभी बाढ़, मतलब पानी बरस रहा, 2 घंटे की बरसात में दिल्ली डूब जा रही है, बेंगलोर जैसा हाईटेक शहर डूब जा रहा है। तो उसका क्या कारण है कि जो अनियोजित बसाव है, और जो बसाव के तहत जो हमारे जो प्राकृतिक जो तालाब थे, झील थी, पोखर थे जहाँ पानी स्टोर होता था, उनको तो इंसानों ने पाट करके वहां घर बना लिया। तो इसके तहत वही क्या है कि पहले के जो ये सब तालाब, पोखर, झील ये सब है, इनको चिन्हित करके इनको पुनः विकसित करने का प्रयास है। तो अगर ये पुनः विकसित हो जाएंगे, जैसे दिल्ली में पहले बहुत सी झीलें थी, तालाब थे, एक सर्वे में निष्कर्ष निकल के आया, अब लोग घर बना के रहने लगे, तो भाई पानी जाएगा कहाँ, उसको भी तो रहने के लिए कोई जगह चाहिए, तो वो लोगों के घरों में घुस रहा है। तो अब वही प्रयास किया जा रहा है कि अगर ऐसे लोग जो इस तरीके से अतिक्रमण करके घर बनाए हैं तो उन घरों को तोड़ करके जो पानी का जो वाकई में जो स्थान था उसको सुरक्षित किया जाए। तो इससे क्या होगा कि ये जो बाढ़ की समस्या आ जाती है कि थोड़े ही समय में मुंबई डूब जाती है, मतलब 2-4 घंटे की बरसात को नहीं झेल पाती, तो वो इसके माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसके महत्व में दिखा देना है। और फिर एक बहुत ही संक्षेप में छोटा सा निष्कर्ष कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि जल शक्ति मिशन जल के संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास कर रहा है। मतलब ये उपयोग जितने भी पॉइंट है इसको बताने के बाद एक छोटा सा ही निष्कर्ष दे देना है कि वाकई में ये सराहनीय प्रयास तो है ही है, जो आपको दिख भी रहा होगा। अगर इतनी सारी चीजें धरातल पे सही से इम्प्लीमेंट हो जाए तो इसके बहुत ही लाभ मिलने वाले हैं। तो आप ये दिखा देंगे, फिर आगे आइए कुछ और देख लीजिए। देखिए ये हमारा समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे जुड़िए। इसको यहाँ जो है इसके जुड़ने के 2 लाभ हैं। पहला लाभ तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा, और दूसरा जो इसका लाभ है कि यदि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि मैं उसका मूल्यांकन कर दूं, उसको चेक कर दूं, तो आप वहाँ पीडीएफ में बना के भेजिए। देखिए उत्तर जो है आपको पीडीएफ में भेजना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जो ऐसे ही भेज देते हैं, तो ऐसे नहीं चेक हो पाता है। तो आप पीडीएफ में भेजेंगे तो हम उसकी मार्किंग कर देंगे, उसमें जो कमी बेसी रहेगा वो बता देंगे। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। ये हमारे समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये आप ही का चैनल है, इसको आगे बढ़ाइए। और आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको भी आप लोग देख लें। यदि आप लोगों ने ये प्रश्न नहीं देखा है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के समक्ष क्या चुनौतियां हैं,
प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या प्रयास कर रही है, चर्चा करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरा पिछला वीडियो इसी पे था, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसको जा करके प्लेलिस्ट में देख लें। और आज के लिए इतना ही। इस प्रश्न का उत्तर तो मैंने डिस्कस कर ही लिया है। आगे फिर नए प्रश्न के साथ जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभकामनाएं और धन्यवाद।